नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और यह 10वां प्रैक्टिस सेट है। अगर जो आप 9 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो वह जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। और यह जो 10वां प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्नों को आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। अगर जो आप इसके प्रश्नों को हल कर लिए तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपकी परीक्षा में पास होने के काफ़ी हद तक ज़्यादा चांस हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करिए। इसका पहला प्रश्न है, भास का प्रथम नाटक और अंतिम नाटक कौन सा है? इसमें संस्कृत के आचार्यों का है। संस्कृत से जितने भी कवि हैं उनके जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जो प्रश्न आसान पूछेगा तो बस नाटक पूछ लेगा, उनकी रचनाएं पूछ लेगा। लेकिन अगर पेपर को टफ बनाएगा तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। जैसे भी प्रश्न पूछे आपको उसका उत्तर दे दें, ऐसी आप अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो इसमें भास का प्रथम नाटक और अंतिम नाटक पूछ रहा है। कौन प्रथम नाटक है, कौन अंतिम नाटक है? प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, स्वप्न वासवदत्ता, चारुदत्तम। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वप्न वासवदत्ता भास का पहला नाटक है और चारुदत्त अंतिम नाटक है। इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। भास का कौन सा नाटक कल्पना मूल नाटक है? प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक, चारुदत्तम। मैंने संस्कृत के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और रचनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं एक ही वीडियो में मैंने बना दिया है, तो आप वह देख सकते हैं। एक बार अगर जो आप वह वीडियो देख लेंगे मेरे चैनल पर जाके तो संस्कृत के जितने भी कवि हैं उनकी जितनी रचनाएं हैं सारा आपको क्लियर हो जाएगा। संस्कृत के कवियों से लेके किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं रह जाएगी। चाहे जैसे प्रश्न पूछेगा आप उसके प्रश्नों को हल कर लेंगे, क्योंकि मैंने संस्कृत के कवियों और उनकी रचनाओं से जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं मैंने उतने तरह के प्रश्न बनाए हैं। उससे बाहर आएगा ही नहीं। एक बार वो वीडियो आप देखेंगे तो उससे बाहर संस्कृत के जो हैं कवि और रचनाएं उससे बाहर आएगा ही नहीं। एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें भास का कल्पना मूल नाटक पूछ रहा है कि कौन सा कल्पना मूल नाटक है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। अभिमारक और चारुदत्तम भास का कल्पना मूल नाटक है। आगे है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना किस रचना के आधार पर किया है? प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारक, चारुदत्तम। शूद्रक, पहले एक प्रश्न यहाँ यही बन जाता है कि शूद्रक की कौन सी रचना है? मृच्छकटिकम। तो उसने भास के किस नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपने मृच्छकटिकम रचना लिखी है? तो यह है चारुदत्तम। मृच्छकटिकम का उद्गम स्रोत है चारुदत्तम। भास की रचना में किस रस की प्रधानता है? हास्य, करुण, वीर, रौद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भास की रचना भास की रचना में 2 महत्वपूर्ण रस हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। लेकिन तो उनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता मिलती है। यह भास रहेगा। विद्वानों ने भास का समय कब माना? ईसा पूर्व 4th शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी। विद्वानों ने
भास, यहाँ भास कभी रहेगा, भास का समय कब माना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व चतुर्थी शताब्दी भास का समय है। अब यहाँ हम भास के जितने भी रचनाएं हैं उनसे महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं सारे देख लेंगे। यहाँ पर है स्वप्न वासवदत्तम, उनका महत्वपूर्ण नाटक है। यह स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्कृत के कवियों से 3, मैंने एलटी का पेपर देखा 2018 का, मैं खुद दी थी, तो उसमें कम से कम संस्कृत के कवियों से 3 प्रश्न तो पूछा ही है। वह कैसे भी पूछ सकता है। स्वप्न वासवदत्तम भास का नाटक है, इसमें 6 अंक हैं। इसमें उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा का चित्रण है। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तो स्वप्न वासवदत्तम आपको याद जरूर होना चाहिए किसका नाटक है। प्रतिज्ञा योगंध नारायण, यह भी भासक का नाटक है। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न देखते हैं। महाभारत की कथा पर आधारित भास के नाटक: पंचरात्रम, बालचरितम, उर्वंगम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्य व्यायोग, दूत वाक्यम। दूत वाक्यम मोस्ट इनका है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है दूत वाक्यम। स्वप्न वासवदत्तम और दूत वाक्यम को तो आपको भूलना ही नहीं है। प्रतिमा नाटकम, दूत वाक्यम, स्वप्न वासवदत्तम, चारुदत्तम, ये सब इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं भास के। आगे है भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। भास के कुल 13 नाटक प्राप्त होते हैं। अब रामायण कथा पर आधारित नाटक: प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम। यह आपको अगर जो पेपर टब बनाएगा तो इसमें इनकी रचनाएं दे के पूछ देगा कि ये भास का यह नाटक किस पर आधारित है। तो सारे आप रट ही डालो, इसमें जितने भी मैंने दिए भास, अगर जो आप हमारे चैनल का वीडियो नहीं देखते हैं तो कम से कम यह ज़रूर रट डालो कि क्या पता इसी से प्रश्न बन जाए। और तो संस्कृत का मैंने सारा क्लियर ही कर दिया है। आगे है जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना के लिए किस भाषा को अपनाया? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी, प्राकृत। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी प्राकृत है। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो आप सारे प्रश्न हल करो। इस वीडियो में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब कितने मिलेंगे नहीं मैं बता सकती, लेकिन तो मिलेंगे ज़रूर प्रश्न। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल। इतने इसमें हमने बहुत ही मैंने कथन अधिक रखे हैं। तो कथन पेपर में पूछे जाते हैं, आपने देखा ही होगा, तो 4-5 कथन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो सारे कथन आप 1-2 बार पढ़ डालो। यह राम वृक्ष बेनीपुरी का कथन है कि कला का काम जीवन को छिपाना नहीं है, उसे उभारना है। कला वह है जिसे जिंदगी पाकर निखर उठे और चमक उठे। आगे है लोग कबीर आदि को ज्ञानाश्रय निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर दास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। कबीर के बारे में यह कथन किसका है? आपको पता ही होगा कबीर कितने महत्वपूर्ण कवि हैं। तो कवि के बारे में जितने भी आलोचकों ने कहा है उनके कथन आपको याद होने चाहिए। शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, जितने भी हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन है। तो यह किसका कथन है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि लोग कबीर को ज्ञानाईश राखा की निर्गुणिया आदि कहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वो निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त थे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा। रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है
तो आषाढ़ का एक दिन नाटक यह मोहन राकेश का पहला नाटक है। ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। इसका प्रमुख पात्र है कालिदास, मल्लिका, अंबिका, मातुल, दंतुल, विलोम, अनुस्वार, ये सब इसके पात्र हैं। तो यह कालिदास इतिहास के कालिदास से थोड़े बहुत मेल खाते हैं। पूरे उनके जीवन पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसकी भूमिका में मोहन राकेश ने खुद ही लिखा है कि वह कालिदास एकदम जो मेरे कालिदास हैं और जो कालिदास कवि हैं उनके में अंतर है, लेकिन आधार उन्होंने वही लिया है। ये किसका कथन है? यह बच्चन सिंह का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में कि राजाश्रय और भक्ति के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। बहुत ही अच्छा नाटक है। आचरण की सभ्यता, इसमें मैंने कई निबंध दे दिए हैं ताकि एक एक ऐसा ना हो कि अगर जो इसमें मैं बनाती तो 4 प्रश्न बनते, तो 4 प्रश्न की जगह मैंने आपका समय और ज्ञान बढ़ाने के लिए एक ही प्रश्न में सारे रख दिए हैं। आचरण की सभ्यता, नैनों की गंगा, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम निबंध के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने 6 निबंध खाली लिखे हैं और 6 निबंध ही लिख करके हिंदी साहित्य के इतिहास जगत में अमर हो गए हैं। आगे आ ही गया है। मल्लिका, अंबिका, विलोम, कालिदास मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, टूटती प्यालियाँ। यह आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। इसकी जो नायिका है वह मल्लिका है और अंबिका उसकी माँ है। उठ जाग मुसाफिर किस निबंधकार का निबंध है? निर्मल वर्मा, अमृत राय, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय। उठ जाग मुसाफिर, तो यह विवेकी राय का निबंध है। सी करेक्ट आंसर। प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र होरी, गोबर, धनिया, झुनिया है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। जो उपन्यास है उनकी कथा वस्तु और पात्रों से, नाटकों की कथा वस्तु उनके पात्रों से प्रश्न जरूर बनता है। तो यह है उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का। उनके किस उपन्यास से है? तो यह गोदान उपन्यास से लिया गया। इसका जो पात्र है, इसका जो नायक है वह होरी है। प्रेमचंद की किस उपन्यास को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोदान। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, यह कथन निराला के किस कृति से है? सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली। तो यह राम की शक्ति पूजा से है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। निराला की राम की शक्ति पूजा कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी कविता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसके जो देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व नहीं था। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो यह शुक्ल जी का कथन है कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व नहीं है। आगे है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार सुझाव दिए गए जितनी भी आयोग की स्थापना हुई है हिंदी भाषा से संबंधित, वह आपको पता होना चाहिए। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो चैनल पर जा कर के आप उसे देख लीजिए। सारी आयोग की स्थापना
आपको क्लियर हो जाएगी। और 100% श्योर है कि इससे 2 प्रश्न जरूर बनेंगे, एक हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति से और दूसरे आयोग की स्थापना से। इसमें पूछ रहा है कि कौन सुझाव दी थी, 1955 ने क्या सुझाव दिया था। हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा का व्यवहार होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें बताना है कि आयोग ने क्या सुझाव दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपको 3 कथन मिल जाते हैं। आप इससे सारे महत्वपूर्ण हैं। 1955 के आयोग ने स्थापना में क्या सुझाव दिया है, नंबर 1, 2, 3। ये लास्ट वाला नहीं है और ऊपर के तीनों सही हैं। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई। रीतिकाल के बारे में यह कथन किस आलोचक का है। रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई है। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे कथन लिए हैं। तो आप सारे कथन को 2 बार तो ज़रूर इसे या तो लिख लीजिए या 2 बार वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि पेपर में जब आए तो आपको ध्यान आ जाए। जितनी सफलता भारतीय लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। भारतीय युग के बारे में यह कथन किस आलोचक का है। रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह रामविलास शर्मा का कथन है भारतीय युग के बारे में। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किस आलोचक का है। रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो यह शुक्ल जी का कथन है। अंधेरे में कविता को किस आलोचक ने अस्मिता की खोज कहा है। नामवर सिंह, बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, रामविलास शर्मा। अस्मिता की खोज अंधेरे में कविता किसकी रचना है। मुक्तिबोध की है। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। तो यह कथन नामवर सिंह का है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है। रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो यह है शुक्ल जी का कथन है। आगे है, किस रचनाकार ने भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया। यह पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देवेंद्र सत्यार्थी, मुक्तिबोध, हरेश्वर नाथ रेणु, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। यह मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन थी जिसमें अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्र में रखा है। एक टोकरी पर मिट्टी, उसने कहा था चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाले। यह चंद्रदेव से मेरी बातें मोस्ट है कहानी। यह मोस्ट कहानी है, ये राजेंद्र बाला घोष की कहानी है और उसमें चंद्रदेव, भगवान चंद्रदेव से वह प्रार्थना करती हैं और प्रार्थना करते हुए अपने समय के, उस समय के अंग्रेज शासन के समय में जो स्थितियां थीं उसका वह जिक्र करती हैं। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, उसमें
इसमें अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्र में रखा है। मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने को ललकारने लगती है। मुक्तिबोध के बारे में यह किस आलोचक का कथन है? किस आलोचक का कथन है? किस आलोचक मुक्तिबोध के बारे में कह रहे हैं कि मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने को ललकारने लगती है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, निर्मल वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो यह निर्मल वर्मा का कथन है। किस आचार्य ने अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार को माना है? भरत मुनि, भामह या भामह रहेगा? भामह। दंडी विश्वनाथ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भामह। भामह ने अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को माना है। सकाव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किस आचार्य का कथन है? विश्वनाथ, जगन्नाथ, रस गंगाधर, उद्भट। जो संस्कृत के आचार्य हैं उनके काव्य संबंधी जो परिभाषाएं हैं वह प्रश्न में जरूर पूछी जाती हैं। तो सारी इम्पोर्टेंट है। जितने भी संस्कृत के कथन है वह आप एक दो बार पढ़ डालिएगा ताकि पेपर में जब वो आए सामने तो याद आ जाए। तो यह किसका कथन है? जगन्नाथ का कथन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9, 11, 8, 7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। मैंने रस पर भी वीडियो बना दिए हैं। जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं रस से संबंधित और जो विद्वानों के कथन हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वह आप देख लीजिए। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस को मान्यता नहीं दी है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शांत रस को मान्यता नहीं दी है। अरस्तु के विरेचन, यहाँ विरेचन रहेगा। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? भरत मुनि, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो अभिनवगुप्त। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना अभिनवगुप्त के काव्यशास्त्री सिद्धांत से की जाती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ से आरंभ किए थे? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ से आरंभ किए थे? काशी, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। रामचरितमानस की जो रचना शुरुआत उन्होंने तुलसीदास ने अयोध्या से की थी। और मानस का हंस और खंजन नयन, यह दो जीवनी उपन्यास है। ये अमृतलाल नागर ने लिखी है। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है जिसके रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। आगे है शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह। तो यह शेखर एक जीवनी के बारे में नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। आगे है भारतेंदु द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं हैं। बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, समालोचक। इन पांचों में से बताना है कि कौन सी पत्रिका है जो
भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जो 1, 2, 3, 4 पत्रिकाएं हैं, बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये चारों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बाद में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। बाला बोधिनी जो पत्रिका है वह महिलाओं के लिए है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। देवनागरी की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में। आगे है, प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, कहानी, जीवनी। तो यहाँ इसका जो है यह गलत है, जीवनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद घर में जो है यह जीवनी है। यह उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। हर्ष चरित्र तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण किस नाटक में किया गया है? राजश्री, सज्जन, चंद्रगुप्त, दुर्स्वामिनी। हर्ष चरित्र तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग का ऐतिहासिक विवरण राजश्री नाटक में किया गया है, जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें जितने भी नाटक हैं सारे जयशंकर प्रसाद के हैं। राजश्री, सज्जन, चंद्रगुप्त, दुर्स्वामिनी, ये सारे नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है रीतिकाल के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है, तो चांस है कि पेपर में पूछ लिया जाए। शूरसैनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका था? शूरसैनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी, यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडेय, हेमचंद्र, भरतमुनि। यह जॉर्ज ग्रियर्सन का विचार है। सूरसागर काव्य नहीं होते हुए भी साहित्य में महाकाव्य के समानांतर स्थान पाने का अधिकारी है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु काव्योचित है, इसकी चरित्र सृष्टि उच्च कोटि की है, इसकी भाषा शैली उत्कृष्ट है, इसके पद स्वतंत्र होने पर भी प्रबंधात्मकता का गुण लिए हुए हैं। चारों में से बताना है कि कौन करेक्ट आंसर है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पद स्वतंत्र होने पर भी प्रबंधात्मकता का गुण लिए हुए हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसके पद स्वतंत्र होने पर भी प्रबंधात्मकता का गुण लिए हुए हैं। रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं हैं। इसमें रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं पूछ रहा है कौन कौन से? स्वच्छंदता, आश्रयदाता की प्रशंसा, भाषा की लाक्षणिकता, एक तरफा प्रेम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3। स्वच्छंदता, आश्रयदाता की प्रशंसा, लाक्षणिकता। एक तरफा प्रेम हम नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि रीतिमुक्त काव्यधारा के सारे कवियों का एक तरफा प्रेम नहीं था, बस घनानंद का था, तो इसीलिए एक तरफा प्रेम हम नहीं कह सकते हैं। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर पूछ रहा है कि लक्ष्मी नारायण के बारे में कथन पूछ रहा है, कौन कौन सा सही है। मिश्र जी समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। मुक्ति रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली मिश्र जी के नाटक हैं। प्रेम, विवाह, काम, दाम्पत्य जीवन उनके नाटकों की विषय वस्तु रहे हैं। सन्यासी में उन्होंने विदेशी शासकों की छल कपटपूर्ण नीति में गांधी जी के सहयोग को विषय वस्तु बनाया है। तो इसके चारों कथन सही हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है आपके लिए कि इसके चारों कथन सही हैं, तो आप यह रट लो। लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में यहाँ पर आपको 4 कथन मिल जाते हैं। आगे है, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो। यह पंक्ति किस कवि की है। चतुर्भुज दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी। यह कृष्णदास की काव्य पंक्तियां हैं। चारा काटने की मशीन तथा टेबल लैंड किस विषय वस्तु पर आधारित कहानियां हैं। समस्या पर आधारित, भ्रष्टाचार पर आधारित, भारत पाक विभाजन पर आधारित, सामाजिक समस्याओं पर आधारित। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारा काटने की मशीन तथा टेबल लैंड भारत पाक विभाजन पर आधारित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कूट है, मिलान करना है। प्रयोगवाद में वैयक्तिक चेतना है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि प्रयोग धर्मिता को सत्य मानते हैं। प्रयोगवाद की आधारशिला मार्क्सवाद है। प्रयोगवाद का सत्य मध्यवर्गीय व्यक्ति का सत्य है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। तो इसमें से मिलान करना है कौन सा सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। इसमें जो तीसरा है यह नहीं सही है। प्रयोगवाद की आधारशिला मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्सवाद किसकी आधारशिला है। प्रगतिवाद की। तो 1, 2, 4 प्रयोगवाद के बारे में करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको 3 करेक्ट पॉइंट मिल जाते हैं प्रयोगवाद के बारे में। आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है। 1000 से 1200 ईस्वी तक, 1000 से 1150 ईस्वी, 1000 से 1350 ईस्वी, 1000 से 1250 ईस्वी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 से 1350 ईस्वी आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है। तुलसीदास को लोकनायक मानने का प्रमुख कारण है। इसमें क्यों माना जाता है। इसमें कथन दिया है। राम कथा का विस्तृत वर्णन करना, साहित्य में परोपकार की भावना बढ़ाना, अपने साहित्य में कहीं समझौता नहीं करना, उनका समग्र इतिहास समन्वय की विराट चेष्टा है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ समन्वय रहेगा। यहाँ आप अपनी नोटबुक में अगर जो आप लिखेंगे तो इसे समन्वय कर लेंगे। उनके समग्र साहित्य समन्वय के विराट चेष्टा हैं। उनका जो साहित्य है उन्होंने समन्वय किया है अपने साहित्य में, तो इसीलिए उन्हें तुलसीदास को लोकनायक मान सकते हैं, क्योंकि उनके साहित्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है। अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और गबन। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अपने अजनबी में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है। निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। इसमें 4 में से एक गलत है, वह आपको चुनना है कि कौन सी रचना असत्य। परमाल रासो, जगनी, कुमार रासो, दलपत विजय, संदेश रासक, अब्दुल रहमान, जस चंद्रिका, जिनदत्त सूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस चंद्रिका जिनदत्त सूरी की रचना नहीं है, यह असत्य है।
तीसरा, तार सप्तक का कवि इनमें से कौन सा एक नहीं है। तार सप्तक के कवियों के बारे में प्रश्न जरूर बनता है, तो मैंने इसका ट्रिक बना रखा है, शॉर्ट में डाला है। चारों जितने भी तार सप्तक निकाले हैं, चारों तार सप्तक के सारी कवियों का मैंने ट्रिक बना दिया है। बस एक लाइन में सारे कवियों का नाम आप याद कर लीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभाकर माचवे तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। इसमें बिहारी की काव्यगत विशेषताएं पूछ रहा है कि बिहारी के काव्य की कौन सी विशेषताएं। बिहारी अपने छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर भरा है। बिहारी के श्रृंगारी काव्य के पुराण तत्व प्रेम और सौंदर्य हैं। शारीरिक चेष्टाओं और हाव भाव को पढ़ने के मनोविज्ञान में बिहारी सिद्धहस्त हैं। बिहारी को उनके अलंकार प्रियता के कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो यहाँ आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3। चौथा नहीं है, यह गलत है। कठिन काव्य का प्रेत बिहारी को नहीं बल्कि केशव दास को कहा जाता है। तो ऊपर के जितने भी 3 कथन हैं, यह सारे इम्पोर्टेंट हैं बिहारी के बारे में। गागर में सागर भरना और यहाँ पर चौथा, आपको यहाँ पर जो तीसरा है, यहाँ से तीसरा शुरू है। एक, दो, तीन सही है, तो यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। शारीरिक चेष्टाओं और हाव भाव को पढ़ने के मनोविज्ञान में बिहारी सिद्धहस्त हैं। ये चौथा ये है, तो चौथा गलत है और 1, 2, 3 सही हैं। प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्र से संबंधित विशेषताएं हैं। प्रथम 5 सर्गों में संध्या से लेकर संध्याह्न तक का वर्णन है। प्रकृति को मानवीय भावनाओं का अंग बनाया गया है। पवनदूती प्रसंग में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। वृक्ष लताओं आदि का वर्णन उनके गुण रूप रंग आदि के आधार पर किया गया है। इसमें प्रिय प्रवास के संबंध के प्रकृति चित्रण के संबंध में पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 1 नहीं है, 2, 3, 4। चारों प्रिय प्रवास के प्रकृति चित्रण के बारे में सही है। प्रकृति को मानवीय भावनाओं का अंग बनाया गया है। पवनदूती प्रसंग में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। वृक्ष लताओं आदि का वर्णन उनके गुण रूप रंग आदि के आधार पर किया गया है। 2, 3, 4। द्विवेदी जी ने अपने निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के माध्यम से कटाक्ष किया है। बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर, सभ्यता का चोला ओढ़े राजनीतिज्ञ के ऊपर, पाश्चात्य वेशभूषा पर उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर। कौन सा कवि रीतमुक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता। रसनिधि, रसलीन, आलम, ठाकुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसनिधि। रसनिधि रीतमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते। गांधीवादी जीवन मूल्य के मूल्य हैं धर्म का पालन, आत्मबल, आध्यात्मिक विघटन, मानवता और नैतिकता। गांधीवादी जीवन के मूल्य कौन कौन से हैं, तो इसका करंट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। धर्म का पालन, आत्मबल और मानवता और नैतिकता। 1, 2, 4। आध्यात्मिक विघटन नहीं है गांधी जीवन के मूल्य में।
निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ग्रियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, F.E.K. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। यह इन्होंने आदिकाल को चारण काल का प्रयोग नहीं किया है और बाकी ग्रियर्सन, रामकुमार, F.E.K. ने किया है। रीतिकाल की रचनाओं की विशेष लक्षण हैं। इसमें रीतिकाल की रचनाओं के कौन कौन से लक्षण हैं? खट ऋतु वर्णन, रस तथा अलंकार, नायिका भेद, नक्सिक वर्णन। तो रीतिकाल की रचनाओं के कौन कौन से हैं? चारों हैं। 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर सारे हैं कि ये रीतिकाल की रचनाओं की जो उसके लक्षण हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वासुदेव, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है यह शुक्ल जी का है, उनके इतिहास से। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देवराय शाही, रामपूजन तिवारी, श्याम मनोहर पांडे। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामपूजन तिवारी का जायसी के पद्मावत के बारे में कथन है कि श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। सूरसागर किसी चली जाती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सूरसागर के बारे में कथन है कि सूरसागर किसी चली जाती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली? अनुच्छेद 343, 48, 51, 58। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 351, क्योंकि इसमें 351 में यह वर्णित है कि राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए संघ उसका योगदान देगा। तो इसमें इसके प्रचार प्रसार के रूप में आगे बढ़ाने के लिए हिंदी को 351 में राजभाषा व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। 343 अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा व देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली थी। आगे है 8वीं अनुसूची में 92 संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया था? संथाली, डोंगरी, मैथिली, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। संविधान के 92 संशोधन में इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया था राजभाषा के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की लिस्ट में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? श्याम सुंदर दास, कामता प्रसाद गुरु, बाबूराम सक्सेना,
मंगल प्रसाद शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है भाषा के बारे में। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? श्याम सुंदर दास, कामता प्रसाद गुरु, बाबूराम सक्सेना, मंगलदेव शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। यह परिभाषा श्याम सुंदर दास की है भाषा के संबंध में। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? श्याम सुंदर दास, कामता प्रसाद गुरु, बाबूराम सक्सेना, मंगलदेव शास्त्री। यह करेक्ट आंसर है बाबूराम सक्सेना की। मैंने यहाँ पर 3-4 परिभाषाएं दे दी हैं भाषा से संबंधित, तो सब सारी महत्वपूर्ण हैं। जितने भी कथन हैं तो आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी की यह परिभाषा है भाषा के बारे में। निम्न में से कौन सी भाषा श्लिष्ट अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा है? हिब्रू, अरबी, संस्कृत, हिंदी। इसमें पूछ रहा है कौन सी भाषा श्लिष्ट अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिब्रू अंतर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है। यहाँ निम्न में से कौन सी भाषा श्लिष्ट रहेगा? यहाँ पर श्लिष्ट निम्न में से कौन सी भाषा श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा है? हिब्रू, अरबी, संस्कृत, हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत बहिर्मुखी श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है। निम्न में से कौन सी भाषा श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है? अंतर्मुखी बहिर्मुखी का क्वेश्चन में ध्यान से देखना। अगर जो पेपर टफ बनाएगा तो प्रश्न ऐसे पूछ लेगा बहिर्मुखी अंतर्मुखी से, नहीं तो आसान बनाएगा तो संयोगात्मक वियोगात्मक खाली पूछ लेगा। तो श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी वियोगात्मक भाषा नहीं है? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, चीनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चीनी वियोगात्मक भाषा नहीं है। और सारी वियोगात्मक भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में किस भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसमें से पूछ रहा है मध्यकालीन आर्य भाषाओं में किस भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत कहा जाता है और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय आर्य भाषा में शामिल नहीं है? सिंधी, बांग्ला, नेपाली, अरबी। इन सारी भाषाओं में से कौन सी भाषा भारतीय आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अरबी भारतीय आर्य भाषा में शामिल नहीं है। सिंधी, बांग्ला, नेपाली ये भारतीय आर्य भाषाओं में शामिल हैं। निम्न में से कन्नौजी बोली का बोली क्षेत्र कौन सा है? सागर, झांसी, ओरछा, शाहजहांपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौजी बोली का बोली क्षेत्र है शाहजहांपुर। बोलियों के क्षेत्र से
प्रश्न जरूर बनते हैं पेपर में, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, वह आप देख लीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा बोलियों से के क्षेत्र से। निम्न में से ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र कौन सा है? इटावा, फर्रुखाबाद, रामपुर, भरतपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं वह भी वर्ण कहलाते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह माने गए हैं उसे भी वर्ण कहते हैं, पर वे जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु। लिपि के बारे में यह कामता प्रसाद गुरु का कथन है। लिपि के विकास की अवस्था में प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रतीक लिपि, भाव लिपि, चित्र लिपि, ध्वनि लिपि। तो प्रथम लिपि है। लिपि की विकास की अवस्था में उसकी प्रथम अवस्था है चित्र लिपि। लिपि की विकास की अवस्था में अंतिम अवस्था कौन सी है? चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। तो इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि लिपि। और इसमें जो मैंने लिपियों की अवस्थाएं लिखी है वह क्रम से है। पहले चित्र लिपि है, फिर प्रतीक लिपि है, फिर भाव लिपि है, उसके बाद ध्वनि लिपि है। लिपि की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, और यह चारों अवस्थाएं हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह हिंदी भाषा संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालव्य, ओष्ठ्य, दंत्य। तो इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। दोनों ई का, छोटी बड़ी ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व। इसमें पार्श्विक व्यंजन पूछ रहा है कौन है, तो पार्श्विक व्यंजन है ल। निम्नलिखित में से लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो र। पार्श्विक व्यंजन ल है और लुंठित व्यंजन र है। अपाद मस्तक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो अपाद मस्तक में अव्ययीभाव समास है। कामचोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो कामचोर में तत्पुरुष समास है। काम का चोर। मैंने समास पर वीडियो बना दिया है, तो वह वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपका पूरा समास क्लियर हो जाएगा। मुंह मांगा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें मुंह मांगा में भी तत्पुरुष समास है। जल शक्ति में कौन सा समास है? जल शक्ति में कौन सा समास है? तो जल शक्ति में तत्पुरुष समास है। ईश्वर दत्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ईश्वर दत्त में तत्पुरुष समास है। काली मिर्च में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। काली मिर्च में कर्मधारय समास। काली है जो मिर्च, इसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान रहते हैं।
कर्मधारय में। शुद्धाशुद्ध में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो शुद्धाशुद्ध में कर्मधारय समास है। खड़ी बोली में कौन सा समास है? खड़ी है जो बोली, कर्मधारय समास है। निर्विकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, बहुव्रीहि। निर्विकार में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास का होता है कि जो जब दो सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं और उसका कोई तीसरा अर्थ हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। तो इसमें निर्विकार में बहुव्रीहि समास है। निर्जन में कौन सा समास है? निर्जन में बहुव्रीहि समास है। लंब कर्ण में कौन सा समास है? यहाँ भी बहुव्रीहि समास है, लंब कर्ण। नाट्यप्रिय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। नाट्यप्रिय में बहुव्रीहि समास है। सकल का तद्भव रूप क्या होगा? संपूर्ण, छिलका, छाता, जलना। सकल का तद्भव होगा छिलका। पट्टशालिका का तद्भव रूप होगा पत्थर, पंसारी, पड़ोसी, परख। पट्टशालिका का तद्भव रूप होगा पंसारी। किताब किस भाषा का शब्द है? उर्दू, फारसी, अरबी, नेपाली। किताब उर्दू भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। खरगोश किस भाषा का शब्द है? उर्दू, फारसी, अरबी, नेपाली। खरगोश फारसी भाषा का शब्द है। पपीता किस भाषा का शब्द है? उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली। तो पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प से पपीता, पर से पुर्तगाली, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र। तो स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि। किस कवि को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है? सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र। तो स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यह स्वयंभू से लेकर 3 प्रश्न आपके हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश, अरुण कमल, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन। आलोचना पत्रिका के संपादक हैं अरुण कमल। पहल पत्रिका के संपादक कौन हैं? पहल पत्रिका के संपादक कौन हैं? ज्ञान रंजन। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश, अरुण कमल, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन। हंस पत्रिका के संपादक वर्तमान में नहीं, इन चारों ऑप्शन में से हंस पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र यादव। इसके पहले हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और यह जब राजेंद्र यादव हंस पत्रिका का प्रकाशन कर रहे थे तो वह दिल्ली से निकलती थी। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? अखिलेश। अखिलेश तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। तो शिवदान सिंह चौहान आलोचना पत्रिका के संपादक। इसमें आलोचना पत्रिका 2 बार आई है, एक में है अरुण कमल, एक में है शिवदान सिंह चौहान। तो जो अरुण कमल है वह वर्तमान समय में आलोचना पत्रिका के संपादक हैं और इसके पहले आलोचना पत्रिका के संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। प्रतीक
पत्रिका के संपादक कौन हैं? अज्ञेय सुमित्रा नंदन पंत, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती। अज्ञेय पत्रिका के संपादक हैं अज्ञेय। पत्रिका से संबंधित प्रश्न पेपर में जरूर पूछता है, 100% श्योर है। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन हैं? धर्मयुग से धर्मवीर भारती। रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन हैं? अज्ञेय, पंत, चौहान, धर्मवीर भारती। रूपाभ पत्रिका के संपादक हैं सुमित्रा नंदन पंत। नए पत्ते पत्रिका के संपादक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा। अब आगे काव्य पंक्तियां हैं प्रमुख। नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेलय, तब अंतरि बसे भंडारा। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास, गोरखनाथ, गुरु नानक, सरहप्पा। यह गोरखनाथ की काव्य पंक्तियां हैं। जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? यह भी गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। पिया बिनु सापिन कारी राती, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? पिया बिनु सापिन कारी राती, सूरदास, जायसी, रसखान, घनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। यह सूरदास की काव्य पंक्तियां हैं। हम तो कान केल की भूखे, पंक्तियां किस कवि की हैं? हम तो कान केल की भूखे। तो यह सूरदास की पंक्तियां हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? सूरदास, जायसी, रसखान, घनानंद। तो यह काव्य पंक्तियां सूरदास की हैं। हमारे हरि हरिल की लकड़ी। हम भक्तन को भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह बत डरत न टारे। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह भी सूरदास की पंक्तियां हैं। अब यहाँ रीति काल के कवियों का है कि प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं। एक सुभान के आनन पे, कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो यह काव्य पंक्तियां बोधा की हैं। ये सब रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये लोग अपने मन के भावों को स्वच्छंद रूप से प्रस्तुत किए हैं। तो अपनी प्रेमिका के बारे में बोधा की यह काव्य पंक्तियां हैं। एक सुभान के आनन पे, कुर्बान जहाँ लग रूप जहाँ को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। यह बोधा की काव्य पंक्तियां हैं। कबहू मिलिबो, वह धीरज ही में धरैबो करें, सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरैबो करे। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो यह भी बोधा की पंक्तियां हैं कि मन ही मन पीर पिरैबो करे। अति सूधो स्नेह कुमारगु हैं, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं कि अति सूधो स्नेह कुमारग। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। ये काव्य पंक्तियाँ भी घनानंद की हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सारी काव्य पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, तो एक दो बार आप इन काव्य पंक्तियों को जरूर पढ़ लीजिएगा। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। ये भी काव्य पंक्तियाँ घनानंद की हैं। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नितही अखिया उधरी बरसे। यह काव्य पंक्तियाँ
किस कवि की हैं? बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित ही अखिया उधरी बरसे। काव्य पंक्तियाँ घनानंद की हैं। उजरनी बसी है हमारे अखियाँ ने देखो, देखो सुबह से सुदेव जहाँ रावरे बसत हो। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह भी घनानंद की काव्य पंक्तियाँ हैं। अब यहीं पर हमारी 125 प्रश्नों की यह श्रृंखला ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का पहुंचते रहे। तो आप मेरे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।